तो साथियों, स्टॉक मार्केट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में हमेशा एक पर्टिकुलर थीम पर काम करता है। वो जो थीम है वो चेंज होती रहती है समय समय पर। लेकिन अगर आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग से हो, पोजिशनल ट्रेडिंग से हो या फिर इन्वेस्टिंग से हो, तो आपको उस थीम को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। आपको समझना पड़ता है कि भाई मार्केट किस थीम पर काम कर रहा है एंड कौन कौन से वो ट्रिगर्स हैं जिसके आने पर मार्केट रिएक्ट कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे, देखेंगे कि वो कौन सी थीम है जो एट प्रेजेंट मार्केट में प्ले हो रही है एंड किस तरीके से हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि एट प्रेजेंट मार्केट काफ़ी दिनों से काइंड ऑफ डेड मार्केट है, ज़्यादा वॉल्यूम्स नज़र आ नहीं रहे हैं। मार्केट जो है वो एक ट्रिगर का वेट कर रहा है। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो जो ट्रिगर्स होते हैं एट प्रेजेंट हम क्वार्टरली अर्निंग्स के अंदर हैं, तो जो अभी के लिए ट्रिगर है भाई वो तो क्वार्टरली नंबर्स ही है। ठीक है ना, नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स पर स्टॉक्स रिएक्ट कर रहे हैं। एंड मैंने जो यहाँ पर ऑब्जर्व किया है वो ये है कि अगर नंबर्स बढ़िया है ना, तो स्टॉक काफ़ी बढ़िया कर रहा है। जैसे आज एलू फ्लोराइड के नंबर्स आए तो काफ़ी बढ़िया नंबर्स आए एंड स्टॉक उस पर रिएक्ट करता हुआ नजर आया, करीब 15% का राइज आया। अभी हम विस्तार में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हमें इससे पैसा बनाना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, लेकिन एक आइडिया डेवलप होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दिमाग के अंदर बेस क्लियर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं पर दूसरी ओर अगर नंबर्स बढ़िया नहीं आ रहे हैं, अगर नंबर्स बाय चांस मार्केट के एस्टिमेट्स को बीट नहीं कर पा रहे हैं, नंबर्स बढ़िया नहीं हैं या फिर जो एस्टिमेट था वही नंबर्स आए हैं, तो स्टॉक लगातार गिर रहे हैं ना, धड़ाम से गिर रहे हैं। तो ये जो एक्शन है हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स के अंदर देखा है। मैंने आपको टाटा एलेक्सी के अंदर कहा था कि भाई यहाँ पर कहानी जो है ना वो अब ख़राब हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि उस दिन के बाद में, पहले दिन के बाद में ही इनफैक्ट स्टॉक जो है कितना गिर चुका है, करीब 12% का फॉल यहाँ पर आ चुका है। एंड ये लेवल जैसे ही टूटा फिर से ये नए लेवल्स की तरफ जा चुका है। ये जा रहा है बेसिकली डेथ क्रॉस की तरफ। तो प्रॉब्लम्स यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन जब अर्निंग्स बढ़िया आ रही थी, जब मार्केट के एस्टिमेट्स को बीट किया जा रहा था, तो 2 साल इसने अच्छा पैसा बना के दिया था। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्टॉक था स्टेज 2 के अंदर था। जैसे जैसे अर्निंग्स बढ़िया आ रही थी, स्टॉक जो है वो नई ऊंचाइयों को छू रहा था। आप यहाँ पे देखिए, बड़ी अर्निंग्स आई, हाई वॉल्यूम के साथ में राइज आया। यहाँ पर बड़ी अर्निंग्स आई, फिर से राइज आया। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से अर्निंग्स राइज आया ना। तो इस तरीके से मार्केट अभी एट प्रेजेंट काम कर रहा है। लेकिन जब से यहाँ पर बीट हो रहा है ना अर्निंग्स के अंदर, तो स्टॉक गिर रहा है। और ये जो कहानी है केवल इस पर्टिकुलर स्टॉक के साथ में नहीं है, और यही थीम हमें समझनी है कि भाई जहाँ पर अर्निंग्स बढ़िया, स्टॉक बढ़िया कर रहा है, जहाँ पर अर्निंग्स खराब, स्टॉक बढ़िया नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो वेट एंड वॉच के माहौल में हैं। वो यहाँ पर एकदम बैठ गए हैं कि भाई चलिए देखते हैं अर्निंग्स कैसी आ रही है। अगर अर्निंग्स बढ़िया है तो पैसा लगाएंगे, नहीं है तो पैसा निकालेंगे। इसका मतलब क्या है? कोई यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहता। और यही होता है जब जो रिस्क फ्री पैसा है, जो हम इंटरेस्ट रेट्स की बात करते हैं, वो बढ़ने लग जाती हैं। क्योंकि मैंने आपको जनवरी में कहा था, अगर आपको याद हो तो, कि भाई अब यहाँ से अगर हम रेट्स को बढ़ते हुए देखेंगे तो हर स्टॉक नहीं भागने वाला है। वो ही स्टॉक भागेंगे जो यहाँ पर एस्टिमेट्स को काफ़ी बढ़िया तरीके से बीट कर रहे हैं, क्योंकि पैसा जो है वो महंगा हो गया है। मैंने जनवरी में काफ़ी सारे वीडियोस के अंदर ये कहा था, इवन फरवरी मार्च तक हमने चर्चा की थी। तो आपके सामने देखिए, एकदम क्लियरली आप अपनी आंखों से देख सकते हैं अभी क्या थीम यहाँ पर प्ले हो रही है मार्केट के अंदर। देखिए, जब हम बुल मार्केट के अंदर होते हैं तो पैसा जो है वो काफ़ी सस्ता होता है। अगर हम 2020 के बारे में ही बात करें तो उस समय पैसा काफ़ी सस्ता था, है ना। इंस्टीट्यूशंस के पास में पैसा लगाने के लिए आप बोरो कर सकते थे। अगर हम इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करें तो रिस्क फ्री मनी जो हम कहते हैं, लो इंटरेस्ट रेट्स सिनेरियो, है ना। सेंट्रल बैंक्स की तरफ से इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी कम थी, तो हम वहाँ पर, ठीक है, कोविड पीरियड के बाद में आए थे, पैसा मार्केट में पहुँचाना था। तो उस समय अगर बुल मार्केट में अगर हम हैं, नंबर्स ठीक ठाक भी हैं, ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, एस्टिमेट के पास में भी पहुँच रहे हैं, तो भी एक बाइंग आ जाती थी। ठीक है, लेकिन अब क्या है? अब आपको सबसे बढ़िया परफॉर्म करना पड़ेगा। ऐसा होना चाहिए कि भाई ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था, ऐसे नंबर्स आ गए हैं, फिर पैसा लगाया जाएगा। तो अगर आप SBI कार्ड्स के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर भी नंबर्स मार्केट को पसंद नहीं आए एंड फॉल आपके सामने है। अभी जैसे अगर हम बात करें आलू फ्लोराइड के बारे में, अभी हम देखते हैं आलू फ्लोराइड के कैसे नंबर्स आए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो लगातार इसमें पोजीशन बना रहे हैं। पिछली बार भी जब अर्निंग्स आई थी तो इंस्टीट्यूशंस ने बाय किया था, तो यानी यहाँ से शुरुआत हो चुकी थी। अब ये जो स्टॉक है वो स्टेज 2 के अंदर पहुँच रहा है, तो ये हमारे अभी रडार पे होगा। अभी हम चर्चा करेंगे कैसे हमें प्ले करना है इस थीम को, लेकिन पहले एक आइडिया ले लेते हैं। तो आलू फ्लोराइड के बारे में आप समझ रहे हैं, नंबर्स बढ़िया हैं एंड हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ में राइज है। चलिए एक बार नंबर्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आलू फ्लोराइड के नंबर्स हैं एंड आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट एवर रेवेन्यू कंपनी ने दर्ज किया है। एंड अगर आप नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें, हम EPS के बारे में चर्चा करते हैं, तो आप देख सकते हैं 4.25, यानी पिछले क्वार्टर से ऑलमोस्ट डबल है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको राइज देखने को मिल रहा है।
और अगर आप वाई ऑन वाई बेसिस पे बात करेंगे तो करीब करीब 3.5-4 गुना यहाँ पर हो गया है, 1.28 से 4.25, यानी वाई ऑन वाई बेसिस पे राइज है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे राइज है। एंड रेवेन्यू के अंदर भी अगर आप बात करेंगे तो भी आपको राइज देखने को मिल रहा है। तो अगर कोई कंपनी है जो यहाँ पर इनफैक्ट इसने तो अपने मार्जिन्स को भी बढ़ाया है, तो अगर कोई कंपनी है जो रेवेन्यू के अंदर राइज कर रही है, मार्जिन्स जो हैं वो बढ़िया कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपका बिजनेस बढ़िया हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर बढ़िया, मतलब ऐसे माहौल के अंदर जब हम इन्फ्लेशन के अंदर हैं एंड आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़िया हो रहे हैं, इसका मतलब क्या इंस्टीट्यूशंस तैयार हैं भाई, यहाँ पर 1-2 क्वार्टर के नंबर्स और बढ़िया आते हैं तो स्टॉक भागता रहेगा एंड उसी के बीच में हमें पकड़ना है, अभी हम चर्चा करेंगे। एंड अगर आप ईपीएस के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड वाई ऑन वाई बेसिस प्राइस है, तो ये आप एक स्क्रीनर बना सकते हैं। ऐसी जो कंपनीज होंगी वो काफ़ी बढ़िया करेंगे। तो आप मार्जिन्स के अंदर तो थोड़ा सा यहाँ पे कंपनी को छूट भी दे सकते हैं, लेकिन अगर ईपीएस इस तरीके से राइज आ रहा है ना तो वो कंपनीज बढ़िया करेंगी ही करेंगी, ये आप लिख के रख सकते हैं। अब जैसे ये जो थीम है आपको मारुति के अंदर भी प्ले होती हुई नजर आएगी। आज मारुति के नंबर्स आए, बहुत बढ़िया नंबर्स आए भाई। अब यहाँ पे देख सकते हैं पिछले 3 दिन में क्या गजब का राइज आया है, यानी पहले से ही जो प्राइसिंग है वो शुरू हो चुकी है। एंड आप देखिए ये तो खेला हुए कैंडल है भाई, लार्ज कैप स्टॉक है, 5% से भागा है, तो सब जगह ये थीम प्ले हो रही है। एंड उसी के साथ में अगर आप टाटा केमिकल के बारे में बात करेंगे ना तो यहाँ पर नंबर्स देखने से तो बढ़िया थे लेकिन स्टॉक फिर भी गिरा है। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल है मैंने लिया है, इसका रीज़न ये है कि आपको यहाँ पर मार्केट का जो वर्डिक्ट है उसको फाइनल मानना है, वो है सुप्रीम, है ना। उसके साथ में हमें यहाँ पर ऐसे नहीं करना है कि भाई मैं जो कह रहा हूँ वही होगा। काफ़ी बार क्या होता है, नंबर्स काफ़ी बढ़िया आते हैं, प्रॉफिट में राइज, है ना, आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में राइज, रेवेन्यू में राइज, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक जो है या तो रुका रहता है या फिर नीचे गिर जाता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि या तो वो स्टॉक काफ़ी बढ़िया भाग चुका है पहले से ही, मतलब सब चीज़ें यहाँ पर प्राइस इन हो चुकी है, जो एक मान के चल रहे थे ना कि भाई इतना एक राइज आना चाहिए वो यहाँ पर हो चुका है, या फिर इतने बढ़िया नंबर्स आने के बावजूद स्टॉक भागा तो नहीं है लेकिन इतने बढ़िया नंबर्स आने के बावजूद एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाया कि भाई उससे उम्मीद तो थी कि वो यहाँ पर 100 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करेगा लेकिन प्रॉफिट तो भाई 80 करोड़ का ही आया है। इन दैट केस फिर भी इंस्टीट्यूशंस बाय नहीं करेंगे, इनफैक्ट सेलिंग टोन के अंदर ही आएंगे। तो इस बात को थोड़ा सा समझ लेना, नंबर्स बढ़िया नजर आ सकते हैं, जैसे एसबीआई कार्ड के भी नंबर्स देखने में काफ़ी बढ़िया हैं लेकिन मार्केट को पसंद नहीं आए हैं, तो हमें उन स्टॉक्स की तरफ एट प्रेजेंट रहना है फॉर एटलीस्ट, अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट 3-4 मंथ्स, तो हमें तो उन्हीं के साथ में रहना है जहाँ पर मार्केट को नंबर्स पसंद आ रहे हैं, है ना। इस बात को क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि मैक्सिमम रिटेलर्स मुझे ऐसा लगता है वहाँ पर फंसते हैं जहाँ पर नंबर्स देखने में बहुत बढ़िया, बाय करते हैं लॉन्ग टर्म की कहानी, लेकिन स्टॉक गिरता चला जाता है, फिर पता चलता है कि अरे यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम है, अगले क्वार्टर के अंदर फॉल आना शुरू हो जाता है। तो इससे थोड़ा सा आपको बच के रहना है। अब चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। आपके सामने IIFL वेल्थ मैनेजमेंट, इसके क्वार्टरली नंबर्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, एंड अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो ये भी हाईएस्ट एवर, एंड EPS जो है वो भी आपको हाईएस्ट एवर नजर आएगा। ये जो स्टॉक है वो मेरे वॉच लिस्ट के अंदर आया था, एंड वॉच लिस्ट के अंदर आने का मतलब ये था, टेक्निकल वॉच लिस्ट में आया था एंड स्टॉक काफ़ी बढ़िया नजर आ रहा था, एक बढ़िया कंसोलिडेशन पैटर्न था। स्टेज 2 के अंदर स्टॉक था 50 डेमा के ऊपर, 200 डेमा के ऊपर, यहाँ पर मतलब ऑलमोस्ट ये मेरे वॉच लिस्ट के अंदर था। मैं क्या 2 दिन का कंसोलिडेशन चाहता था लेकिन अर्निंग्स आई एंड अर्निंग्स पे स्टॉक ब्लास्ट करता हुआ नजर आया। तो यहाँ पर ये नहीं कि अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि मेरी यहाँ से क्या स्ट्रेटजी है। पैसा बनेगा, निश्चिंत रहें, पैसा बनेगा, यहाँ पर धैर्य रखना है। लेकिन कहने की बात यह है कि मार्केट जो है इस थीम को वैलिडेट कर रहा है, जो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ, जो इनफैक्ट पास्ट में भी मैंने काफ़ी बार एक्सपीरियंस किया है। अभी मैं इस पर एक डेडिकेटेड काइंड ऑफ वीडियो बना रहा हूँ। मतलब क्या होता है, अगर अर्निंग्स बढ़िया है तो स्टॉक्स ब्लास्ट कर रहे हैं, तो भाई ये अर्निंग्स मार्केट को काफ़ी पसंद आई है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस रहना आप दावत के अंदर 3 दिन के अंदर अर्निंग्स आने वाली है, एंड मैंने आपको ये स्टॉक रिकमेंड किया था, अगर आपको याद हो तो इस वीडियो के अंदर 3 हफ्ते पहले बोला था। इसमें हमने KRBL के बारे में भी चर्चा की थी एंड दावत के बारे में भी चर्चा की थी, 117 के आसपास था। तो मैंने कहा था कि आप हल्की फुल्की बाइंग काइंड ऑफ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 3 दिन में नंबर्स हैं, अगर मार्केट को नंबर्स पसंद नहीं आते हैं तो 50 डेमा के पास में जाएगा, क्योंकि स्टॉक आप देख सकते हैं कि काफ़ी भाग चुका है ना, पहले से प्राइस इन हो चुकी है चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें प्राइस इन हो चुकी हैं। मार्केट अभी इतना कोई स्ट्रॉन्ग है नहीं, है ना, ये नोट करना इस बात को। लेकिन अगर नंबर्स सभी एस्टिमेट को बीट करते हैं तो भाई फिर ये जो है एक नई जर्नी शुरू कर देगा। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें क्लियर हो गई है, नंबर्स के बारे में समझ गए हैं, काफ़ी सारे एग्जांपल्स मैंने आपके साथ में साझा किए हैं, तो आई होप अब चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ से हम स्ट्रैटेजी के बारे में चर्चा करते हैं कि भाई यहाँ से हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उसके बारे में विस्तार में चर्चा करते हैं। चलिए,
तो साथियों, जब भी ऐसी सी एक सिचुएशन होती है ना कि भाई अच्छे नंबर्स पर मार्केट बढ़िया तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर ना दो सिचुएशंस निकल कर आती हैं। पहली बात तो ये है कि भाई जैसे एल्यूमिनियम फ्लोराइड के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी बढ़िया आए हैं, ठीक है, काफ़ी बढ़िया नंबर्स आए हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो भी कंपनीज इसी तरीके का बिजनेस करती है उनके भी नंबर्स बढ़िया आएंगे। अगर कोई कमोडिटी सेक्टर के अंदर है, मतलब काइंड ऑफ सेम बिजनेस है, पर ऐसा आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई इन दोनों का बिजनेस तो ऑलमोस्ट सेम है। अगर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में इजाफा है तो इसका मतलब क्या है, जो दूसरी कंपनी है सिमिलर सेक्टर की कंपनी है वो भी बढ़िया करेगी। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर ये है कि एक सेक्टोरल पुश का हमें आइडिया लग जाता है कि भाई ये सेक्टर्स जो हैं वो बढ़िया करेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जब भी कोई कंपनी पहली बार बढ़िया करती है, मतलब ऐसे मार्केट के अंदर पहली बार ऐसे नंबर्स आए हैं, स्टॉक भागने लग गया है, स्टेज 2 के अंदर आ गया है, इसका मतलब ये होता है कि आने वाले एटलीस्ट 2 से 3 क्वार्टर नंबर्स और अच्छे आने की उम्मीद है। जब इतना बड़ा राइज आता है ना इतने अच्छे वॉल्यूम के साथ में, तो इसका मतलब ये है कि उम्मीद ये है कि आने वाले 2 से 3 क्वार्टर अभी और बढ़िया आने वाले हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस की जो थ्योरी है वो यहाँ पर सही साबित हो रही है। उन्होंने कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया है कि भाई अगर इस क्वार्टरली नंबर्स के अंदर हम ये फिगर देख लेते हैं, यानी अगले 2 से 3 क्वार्टर बढ़िया रहेंगे। वो डिपेंड भी कर सकता है, 2 से 3 की जगह वो 4 से 5 भी हो सकता है, 1 से 2 भी हो सकता है, लेकिन ये मोमेंटम जो है वो जारी रहने की उम्मीद है। मोमेंटम केवल प्राइस के अंदर नहीं होता है, मोमेंटम जो है वो फंडामेंटल्स के अंदर भी होता है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि सभी के सभी इन्वेस्टिंग स्टाइल्स, ट्रेडिंग स्टाइल्स जो हैं वो इंटर रिलेटेड हैं। अगर वैल्यू बाइंग नहीं होगी तो ग्रोथ स्टोरी नहीं आएगी, अगर ग्रोथ स्टोरी नहीं आएगी तो हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे तो शॉर्ट जो है, जो मीन रिवर्जन की थ्योरी है वो नहीं आ पाएगी। तो सब चीज़ें यहाँ पर इंटर रिलेटेड है, सारी की सारी थ्योरीज एक दूसरे के बेसिस पे चल रही है। एंड ये कोई थ्योरी भी नहीं है, यकीन प्रैक्टिकल है, इसी पे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग होती है, लोग ऐसा कार्य करते हैं, पैसा बनाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऐसा नहीं होने वाला है कि आपकी जो स्टाइल है ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की वो हर समय चलेगी, है ना। सबकी बारी बारी आएगी। 2021-2020 के अंदर वैल्यू इन्वेस्टिंग चली नहीं रही थी, है ना। अब देखिए आप फिर से वर्क करने लगेगी, आईटीसी के अंदर राइज आप देख रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर साइकिल्स चलती हैं, थ्योरीज चलती हैं। तो थोड़े से डीप कॉन्सेप्ट है, मैं आपके साथ में बीच बीच में साझा कर देता हूँ। तो जो सेकेंड पॉइंट है वो हमें ये बता रहा है कि भाई अगर ये मोमेंटम कायम रहता है अर्निंग्स के अंदर, तो यहाँ पर आगे अगर मार्केट के अंदर हल्का सा दबाव आता है तो इस तरीके का एक बेस फॉर्मेशन हम देखेंगे। तो जो भी यहाँ पर स्टॉक्स बढ़िया कर रहे हैं अर्निंग्स के बाद में, उनको हम रडार वॉच लिस्ट में ऐड करके रखेंगे कि भाई जैसे ही यहाँ पर बेस बनेगा इस तरीके का एक बेस, तो हम यहाँ पर बाय करने का प्रयास करेंगे। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू। अगर हम अलू फ्लोराइड के बारे में बात करें तो आपको याद होगा मैंने मान एल्यूमिनियम आपके साथ में साझा किया था कि नहीं किया था, कि भाई आप यहाँ पर इसको वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मान एल्यूमिनियम का चार्ट कितना बढ़िया नजर आ रहा है। आज यहाँ पर अलू फ्लोराइड में राइज आने के कारण ये भी भागा है, वरना एक दिन पहले यहाँ पर विक बनी थी, कितनी बढ़िया एक बड़ी विक थी। बढ़िया तो नहीं होगी अगर हम यहाँ पर लॉन्ग है तो, लेकिन एक विक यहाँ पर बनी थी, समझ पा रहे हैं आप। अब यहाँ से अगर ये 1 या 2 दिन का कंसोलिडेशन दिखाते हैं तो बड़ी कहानी हो सकती है, इवन हम इसको आगे भी पकड़ सकते हैं। एंड ये सिमिलर चार्ट आपको एस में भी नजर आएगा। मैं आपको एस का चार्ट दिखाता हूँ, है कि नहीं है, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सिमिलर है, बस मान एल्यूमिनियम ने यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया था, लेकिन सिमिलर चार्ट है कि नहीं है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चार्ट पैटर्न्स जो हैं वो रिपीट होते हैं, मार्केट में साइकिल्स रिपीट होती हैं, पैटर्न्स रिपीट होते हैं, फंडामेंटल पैटर्न्स रिपीट होते हैं, तो सब चीज़ें यहाँ पर रिपीट होती हैं। तो ऐसा कहते भी हैं कि हिस्ट्री जो है वो बेसिकली रिपीट एग्जैक्टली नहीं होती लेकिन राइम करती है, तो हमें उसी को कैच करना है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो साथियों ये था आज का वीडियो। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। अगर ऐसा है तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा, आई बी मोर देन हैप्पी टू नो। एंड कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछिएगा, आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। आई होप आपने वीडियो को लाइक किया है, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन को दबाया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच।